अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री में। आर्टिकल 76 में है ये। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्वालिफिकेशन सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो सिटीजन होनी चाहिए। जज होनी चाहिए हाई कोर्ट के 5 साल के लिए, 5 साल तक एटलीस्ट 5 साल के लिए हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, और 10 साल के लिए एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के, और एमिनेंट जुरिस्ट होने चाहिए, और या तो एमिनेंट जुरिस्ट होने चाहिए प्रेसिडेंट की नज़र में। टर्म फिक्स नहीं है। ग्राउंड रिमूवल के ग्राउंड जो है मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। रिमूवल के ग्राउंड मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, वो कुछ भी कर सकते हैं, सबमिट करते हैं रेजिग्नेशन जो है सबमिट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। कन्वेंशनली ये वो रिजाइन करते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नमेंट जो है वो रिजाइन करती है या रिप्लेस्ड होती है, तो वो भी रिजाइन करते हैं, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे अपॉइंट किए जाते हैं। रेम्यूनरेशन जो है फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये रिसीव करते हैं रेम्यूनरेशन जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करे। ड्यूटीज़ और फंक्शन की बात करें तो वो गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को लीगल मैटर में, ठीक है, जो उन्हें प्रेसिडेंट कहे, और परफॉर्म करते हैं सच अदर ड्यूटीज़ ऑफ ए लीगल कैरेक्टर जो असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। वो डिस्चार्ज करते हैं फंक्शन जो कन्फर किए गए हैं उनको बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय अदर लॉ। और ये अपेयर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी केस में सुप्रीम कोर्ट में जहाँ गवर्नमेंट जो है कंसर्न है। ये रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। वो अपेयर करते हैं हाई कोर्ट पे इन किसी भी केस में जिसमें इंडियन गवर्नमेंट जो है कंसर्न हो। राइट्स क्या क्या राइट्स दिए गए अटॉर्नी जनरल को। परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, अटॉर्नी जनरल जो है वो राइट टू ऑडियंस है। राइट टू ऑडियंस है किसी भी कोर्ट में इंडिया में इनके पास राइट है। राइट स्पीक करने का राइट है, और टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, दोनों हाउस में पार्ट कर सकते हैं किसी भी कमेटी में, जॉइंट सीटिंग में, पर वो वोट नहीं कर सकते। राइट टू वोट नहीं है इनके पास, राइट टू वोट नहीं है। इंजॉय करते हैं सभी प्रिविलेज और इम्यूनिटी जो अवेलेबल है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उनको भी अवेलेबल है। उसके अलावा लिमिटेशन जो इम्पोज किए गए, ये एडवाइस नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एडवाइस नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते ब्रीफ in the case which is called upon to advise. He should not advise or hold a brief in case in which he is called upon to advise or appear for the government of India. ठीक है। ही शुड नॉट डिफेंड एक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट द परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी है अगर क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल की तो। और इशू एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉर्पोरेशन विदाउट द परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना। अदर नोटेबल फैक्ट क्या है, वो फॉल नहीं करते इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है और बाहर नहीं है प्राइवेट प्रैक्टिस से, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से बाहर नहीं है। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट द ऑफिस ऑफ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, पर अटॉर्नी जनरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है ये इन्हें असिस्ट करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने रूल किया कि ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट एंड इट इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 2H ऑफ द एक्ट। ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। और अटॉर्नी जनरल जो है गिव कंसेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग लगानी है तो उसके लिए अटॉर्नी जनरल की रिकमेंडेशन और परमिशन नेसेसरी है। अब बात करेंगे कैबिनेट कमेटी। ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन। इनके फीचर की बात करें, कैबिनेट कमेटी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मेंशन है गवर्नमेंट दे आर मेंशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन और बिजनेस रूल में मेंशन है। टू टाइप की होती है, एक स्टैंडिंग होती है जो परमानेंट होती है, एडॉक होती है जो टेम्प्रेरी होती है। प्राइम मिनिस्टर सेटअप करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्जिजेंसी ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन। एक्जिजेंसी ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन के बेस पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। इनके नंबर, नॉमेनक्लेचर और कंपोजिशन जो है वेरी करते हैं टाइम टू टाइम। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें यूजुअली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, यूजुअली ओनली कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इसमें। हाउएवर नॉन कैबिनेट मिनिस्टर जो है उन्हें बाहर नहीं किया गया है, वो भी हो सकता है इसके मेंबर। दे नॉट ओनली इंक्लूड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द सब्जेक्ट कवर्ड बाय देम बट ऑल्सो इंक्लूड अदर सीनियर मिनिस्टर भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। इनकी मेंबरशिप जो है वेरी करती है 3 to 8। हेड ऑफ द कमेटी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर अगर मेंबर है तो प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे। समटाइम्स अदर कैबिनेट कमेटी जो है उनके कोई और चेयरमैन हो सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर मेंबर है तो प्राइम मिनिस्टर ही इनवेरेबली प्रेसाइड करेंगे। 6 कमेटी है जनरली, अब 8 हो गई है, 6 थी उसमें से कमेटी ऑफ अकोमोडेशन को छोड़कर और कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन दोनों को छोड़कर अदर कमेटी को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। इनका फंक्शन बात करेंगे तो सॉर्ट आउट करना है, इश्यूज और फॉर्मुलेट करना है, प्रपोजल फॉर द कैबिनेट, रिड्यूस करना है इनॉमस वर्कलोड, कैबिनेट का वर्कलोड को रिड्यूस करना है, फैसिलिटेट करना है इन डेप्थ एग्जामिनेशन पॉलिसीज का, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना है। कैबिनेट को जो है रिव्यू कर सकती है देयर डिसीजन, कैबिनेट कैन रिव्यू देयर डिसीजंस, कैबिनेट जो है इनके रिव्यू को डिसीजन को रिव्यू कर सकती है।
इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज़ की बात करेंगे तो 8 कैबिनेट कमेटी है फंक्शनल। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ये डील करती है डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर से, हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर इसको। इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी है, ये डायरेक्ट टू कोऑर्डिनेट करती है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक अफेयर में प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी हाई लेवल अपॉइंटमेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी पे इसको भी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करती है और डील करती है इससे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ये प्रोग्रेस गवर्नमेंट के बिजनेस को देखती है पार्लियामेंट में। इसको प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करते, इसको भी नहीं, हाँ, इसको जो है हम बात करेंगे कि ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी है। तो पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी हमने पढ़ी, 2 कमेटी जो है उसे प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करते। तो कौन से 2 एक्सेप्शन है? एक तो अकोमोडेशन है, एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी है। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी को जनरली होम मिनिस्टर हेड करते हैं, होम मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है। और दूसरी है कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, इसको भी जो है होम मिनिस्टर हेड करते हैं। ये अकोमोडेशन को डिटरमाइन करती है, रूल्स एकोमोडेशन के रिलेटेड रूल्स और अलॉटमेंट जो होता है उसको डिटरमाइन करती है। और कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है, ये कंसिडर करती है मेजर्स प्रमोट करना इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को। ये प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, ये प्रमोट करना है, इसका पर्पस है प्रमोट करना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और लास्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इसको भी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। ऑल द कैबिनेट कमेटी मोस्ट पावरफुल जो है उसमें से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मोस्ट पावरफुल है, इसे हम सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स जो मोस्ट पावरफुल है, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, और ये मोस्ट पावरफुल कमेटी है और इसे हम सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है ये जो है अपॉइंट की जाती है, हाउस अपॉइंट की जाती है, इलेक्ट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। और इसके मेंबर जो है या तो और नॉमिनेट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा या तो इलेक्टेड होते हैं या नॉमिनेटेड होते हैं। ये वर्क करते हैं अंडर डायरेक्शन ऑफ चेयरमैन और स्पीकर, प्रेसाइडिंग ऑफिसर के डायरेक्शन में इस पे वर्क करते हैं। ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं हाउस को या प्रेसाइडिंग ऑफिसर को। इनका सेक्रेटरीट हैज़ ए सेक्रेटरीट प्रोवाइडेड बाय लोकसभा राज्यसभा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी होती है जो परमानेंट होती है, और एडॉक कमेटी होती है जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होती है। एडॉक कमेटी 2 होती है, एक तो सिलेक्ट होती है, सिलेक्ट कमेटी होती है, जॉइंट कमेटी होती है। दोनों हाउस की कंबाइन होती है तो जॉइंट कमेटी बोलते हैं। इनके फंक्शन की बात करें तो मेंबर ऑफ द हाउस जो है उन गेट अ ग्लिम्स इनटू वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और कंस्ट्रेंट इसके थ्रू, ठीक है। मेंबर जो है एंगेज कर सकते हैं डोमेन एक्सपर्टीज में। कमेटी जो है ऑल्सो प्रोवाइड करती है फॉरम फॉर बिल्डिंग कंसेंसस अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज। पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है वो इन्वेस्टिगेट करती है इशूज़ और बिल प्रपोज्ड सो दैट द पार्लियामेंट कैन बी वेल इन्फॉर्म्ड बिफोर मेकिंग ए डिसीजन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और इनहेंस करती है एबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट स्क्रूटाइज करना गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एक्शंस को स्क्रूटाइज करना। पहला है इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज की बात करेंगे तो पहला है फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी में 3 है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अकाउंट कमेटी ये इसका टर्म 1 ईयर का रहता है, 22 मेंबर है, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से है। मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं होते। ये असरटेन करता है मनी जो ग्रांट किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा स्पेंड किया गया है विद इन द स्कोप ऑफ डिमांड किया गया है कि नहीं किया गया है। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है इसे गाइड करते हैं, इसके फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड होते हैं। इसके बाद बात करेंगे तो एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी ये लार्जेस्ट कमेटी होती है, 30 मेंबर होते हैं, लोकसभा से होते हैं सभी। मिनिस्टर इसका पार्ट नहीं होते, इसका भी टेन्योर 1 ईयर का होता है। इन तीनों का टेन्योर 1 ईयर का ही है। ये रिपोर्ट करते हैं क्या इंप्रूवमेंट है, व्हाट इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट में बी अफेक्टेड। ये जो किसी भी मिनिस्ट्री की जो एक एस्टिमेट है कि इतना पैसा चाहिए, तो पास होने के बाद उसको रिव्यू करते हैं कि ये सही एस्टिमेट है कि नहीं है। तो एस्टिमेट कमेटी का काम होता है। फिर एक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। राज्यसभा से मिनिस्टर एलिजिबल नहीं है, 1 साल का टेन्योर होता है। ये एग्जामिन करते हैं रिपोर्ट और अकाउंट पब्लिक अंडरटेकिंग का, रिपोर्ट अकाउंट को एस्टिमेट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, हाँ, तो अब हम बात करते हैं अदर कमेटीज़ की। तो इसमें है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, इसमें 31 मेंबर होते हैं, हाईएस्ट इसमें होते हैं, याद रखना। एस्टिमेट कमेटी में 30 थे, एस्टिमेट कमेटी में 30 थे, बाकी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी था और कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग इसमें 22 थे। इसमें 31 है, लोकसभा से 21 और 10 राज्यसभा से। मिनिस्टर एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। 2004 में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो है वो 24 कर दी गई। पहले जो है 17 थी, अप्रॉक्सी 1993 में आई थी पहली बार। और कंसिडरेशन ये कंसिडर करते हैं डिमांड फॉर ग्रांट, ये एग्जामिन करते हैं बिल को, ये कंसिडर करते हैं एनुअल रिपोर्ट को, ये कंसिडर करते हैं नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट किए गए हाउस को। इससे हम बात करेंगे तो एक है कमेटी ऑन पिटिशन, ये लोकसभा में होती है और राज्यसभा में लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं। एग्जामिन करते हैं पिटिशन ऑन बिल
और मैटर जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का उसको एग्जामिन करते हैं। तो कमिटी ऑन पटिशन है, इसमें लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं। याद रखना है पीपीसी, पिटिशन प्रिविलेज और एथिक्स कमेटी, पीपीई पिटिशन प्रिविलेज और एथिक्स कमेटी, ठीक है। तो पिटिशन कमेटी की बात करेंगे तो एग्जामिन करते हैं पिटिशन ऑन बिल और मैटर ऑफ अर्जेंट जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर को। प्रिविलेज कमेटी की बात करेंगे, कमेटी ऑन प्रिविलेज, तो इसमें लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10। ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को एग्जामिन करते हैं, ये सेमी जुडिशियल नेचर का होता है। फिर है एथिक्स कमेटी, इसका मेंबर फिक्स नहीं है, ये मिसकंडक्ट को एग्जामिन करती है, मिसकंडक्ट को एग्जामिन करती है। इसके बाद है ये तीनों है पिटिशन प्रिविलेज और एथिक्स, ये तीनों कमेटी को कंबाइनली बोलते हैं कमेटी ऑन इंक्वायरी, इंक्वायर करने के लिए, ठीक है। फिर है कमेटी ऑन स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल के लिए। उसके अंदर जो है 6 कमेटीज आती है, वुमेन्स रिलेटेड, वुमेन, SC ST, प्रॉफिट एश्योरेंस, PAST, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और पेपर लेड ऑन टेबल। तो ये 6 कमेटीज आती है। तो हम पढ़ेंगे इसको, कौन सी है कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल में। एक तो है गवर्नमेंट एश्योरेंस, इसमें 10 लोकसभा में, 15 राज्यसभा में। एग्जामिन करना गवर्नमेंट ने जो एश्योरेंस दी है, अंडरटेकिंग दी है, वो सही है कि नहीं है और उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इसमें भी लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10, ये एग्जामिन करना है। पावर टू मेक द लॉ रूल्स डेलीगेट करना है। इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट की पावर जो है, अपनी पावर जो है वो एग्जीक्यूशन को डेलीगेट करती है। तो उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, पार्लियामेंट जो उसको इफेक्टिवली एक्सरसाइज कर रही है कि नहीं कर रही प्रॉपरली, ये चेक करते हैं। तो गवर्नमेंट एश्योरेंस, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। फिर पेपर लेड ऑन टेबल, इसमें लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10। ये एग्जामिन करते हैं कि जो पेपर रखे गए हैं मिनिस्टर के द्वारा, वेदर दे कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। फिर है SC ST से रिलेटेड 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ये कंसिडर करते हैं रिपोर्ट नेशनल कमीशन SC ST, एग्जामिन करते हैं ऑल मैटर। फिर है वुमेन से रिलेटेड, इसमें भी 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होता है, एग्जामिन करते हैं मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। फिर है जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसमें 15 मेंबर होते हैं, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, PAST पढ़ा हमने, प्रॉफिट एश्योरेंस, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, पेपर लेड ऑन टेबल। उसके अलावा वुमेन है, SC ST है। ये 5-6 कमेटी मिला के ये आती है किसमें, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल के अंदर ये 6 आती है। और कमेटी टू इंक्वायर में आता था पिटिशन प्रिविलेज और एथिक्स। PPE किट हमने पढ़ा है, तो पैसे PPE फिर इसमें है वुमेन, SC ST और PAST, प्रॉफिट एश्योरेंस, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, पेपर लेड ऑन टेबल। ये जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये चेक करते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो होल्ड नहीं कर रहे, और रिकमेंड करते हैं कि रिकमेंड पर्सन होल्डिंग दिस ऑफिस शुड बी डिस्क्वालीफाइड। उसके बाद बात करेंगे फिर है जनरल पर्पस बिजनेस एडवाइजरी है। इसमें लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में 11 मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग इसमें जो स्पीकर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं लोकसभा में, और चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं वो इसके प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के केस में। ये रेगुलेट करते हैं टाइम टेबल, प्रोग्राम और टाइम टेबल को। फिर है प्राइवेट मेंबर बिल कमेटी, ये लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन होते हैं इसके। राज्यसभा में नहीं होती है ये कमेटी। सेम फंक्शन जो है राज्यसभा में, बिजनेस एडवाइजरी जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है वो परफॉर्म करती है। ये क्लासीफाई करती है बिल को और अलोकेट करती है टाइम डिस्कशन के लिए बिल को, और रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस बाई प्राइवेट मेंबर। MP जो मिनिस्टर नहीं है वो प्राइवेट मेंबर कहलाता है, तो उससे रिलेटेड ये डील करती है। तो बिजनेस एडवाइजरी है, प्राइवेट मेंबर बिल है, और रूल्स कमेटी है बिजनेस एडवाइजरी रूल कमेटी। रूल लोकसभा में 15 मेंबर, राज्यसभा में 16 मेंबर होते हैं, स्पीकर इसके चेयरमैन होते हैं, और राज्यसभा में चेयरपर्सन जो होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। ये रिकमेंड करते हैं अमेंडमेंट टू द रूल्स ऑफ द हाउस। तो बिजनेस एडवाइजरी, रूल, प्राइवेट, एब्सेंट, ये 4 कमेटी जो होती है ये बिजनेस कमेटीज होती है, ठीक है। इसे हम बिजनेस कमेटी कहते हैं, और हाउस कमेटी, बिजनेस और हाउस कमेटी कहते हैं। फिर है लास्ट है इसमें, फोर्थ है, इसमें है एब्सेंस कमेटी, जो एब्सेंस से रिलेटेड डील करती है। ये लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में ऐसी कोई कमेटी नहीं होती है। राज्यसभा में रूल्स कमेटी भी नहीं होती है। राज्यसभा में जो है प्राइवेट मेंबर से रिलेटेड कमेटी नहीं होती है, प्राइवेट मेंबर बिल की कमेटी नहीं होती है, और एब्सेंट की, प्राइवेट और एब्सेंट के लिए नहीं होती है। अगर जो कोई 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट है तो वो विदाउट परमिशन तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उसके बाद ये 4 कमेटी जो है ये आती है हाउस कीपिंग कमेटी के अंदर। ये हाउस कीपिंग कमेटी के अंदर ये 4 कमेटीज आती है।
तो हाउस कीपिंग कमेटी के अंदर वो बिजनेस पर्पस के अंदर 4 कमेटी आ रही थी। हाउस कीपिंग कमेटी के अंदर ये 4 कमेटीज आ रही है। तो पहला है जनरल पर्पस कमेटी। ईच हाउस में होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उसको प्रिसाइड करते हैं, डिप्टी स्पीकर भी इसके मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो होते हैं इसके मेंबर होते हैं, लीडर ऑफ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप ये कंसिडर करते हैं, एडवाइस करते हैं मैटर कंसर्निंग द अफेयर ऑफ द हाउस, जो फॉल नहीं करते विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अदर पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जो फॉल नहीं करते वो इसके अंदर आते हैं। फिर हाउस कमेटी होती है, ये लोकसभा में 12 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में फिक्स नहीं होते। ये डील करते हैं एकोमोडेशन से, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। लाइब्रेरी कमेटी होती है, इसमें 9 मेंबर होते हैं, लोकसभा से 6, राज्यसभा से 3। ये कंसिडर करती है मैटर लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड। फिर जॉइंट कमेटी होती है सैलरी अलाउंस, 15 मेंबर होते हैं, लोकसभा से 10 और राज्यसभा से 5। फ्रेम करना है रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द पेमेंट ऑफ सैलरी अलाउंस और पेंशन। फिर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट लेजिस्लेचर। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक स्टेट लेजिस्लेचर रिलेटेड। तो स्टेट लेजिस्लेचर, इंडिया जो है वो फेडरल स्टेट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। लेजिस्लेशन जो है यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे है। आर्टिकल्स पार्ट 6 जो है आर्टिकल 168 से 212 ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर, ऑफिस, पावर स्टेट लेजिस्लेचर की। 168 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। 169 अबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। 170 आर्टिकल 170 जो है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 171 जो है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। 172 जो है ड्यूरेशन की बात करता है। 173 जो है मेंबरशिप क्वालिफिकेशन की बात करता है। 175 जो है राइट ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस और सेंड मैसेज। 177 जो है राइट ऑफ द मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल। फिर है 178 जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। 179 जो है वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल की बात करता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की। 182 जो है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की बात करता है। 190 जो है वेकेशन की बात करता है। 191 जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर की बात करता है। 194 जो है पावर प्रिविलेज हाउस ऑफ लेजिस्लेचर और मेंबर उसकी कमेटी के हाउस पावर प्रिविलेज की बात करता है। 196 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ पैसेज ऑफ बिल की बात करता है। 197 जो है रेस्ट्रिक्शन है ऑन द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू अ बिल अदर देन मनी बिल। तो उसके इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर की बात करता है। और स्पेशल 198 जो है स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल के रिगार्डिंग। 199 जो है मनी बिल को डिफाइन करता है। और 200 जो है एसेंट ऑफ बिल की बात करता है, एसेंट टू बिल की बात करता है। 201 जो है वो बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। और 202 जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट की बात करता है। 213 जो है वो पावर ऑफ गवर्नर की पावर की बात करता है ऑर्डिनेंस के लिए। 123 प्रेसिडेंट की पावर प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने के लिए था। और 213 जो है गवर्नर की पावर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने के लिए। अब हम बात करेंगे कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश होती है, उसका क्रिएशन और अबॉलिशन कैसा होता है। तो 169 के अंदर आर्टिकल 169 के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्पेशल मेजोरिटी से, जिसमें 2000 मेंबर प्रेजेंट है वोटिंग और मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, ये पास करते हैं रिजोल्यूशन। ये प्रोसेस जो इन्वॉल्व नहीं करती है अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब इसमें अमेंडमेंट नहीं होता है। पार्लियामेंट जो है अबॉलिश कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल और क्रिएट कर सकती है सिंपल मेजोरिटी से। ये अमेंडमेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं है। तो पार्लियामेंट जो है सिंपल मेजोरिटी से इसे इंट्रोड्यूस करती है। कंपोजिशन क्या होते हैं दोनों हाउस की कंपोजिशन की बात करेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे तो मिनिमम 60 मेंबर, मैक्सिमम 500। अरुणाचल, सिक्किम और गोवा के केस में SAG, GS, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के केस में 30 है। मिजोरम और नागालैंड, मिजोरम में 40 है, नागालैंड में 46 है। मिजोरम में 40 है, नागालैंड में 46 है। तो गैस गोवा, आसाम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन तीनों के केस में 30 है। नागालैंड के केस में 46 है और मिजोरम के केस में 40 है। इलेक्शन की बात करें तो पीपल इलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। गवर्नर 1 मेंबर नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी लोकसभा स्टेट असेंबली में जो डिसकंटिन्यू कर दिया, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया। इनका ड्यूरेशन 5 ईयर का होता है। गवर्नर रिजॉल्व कर सकते हैं एनी टाइम। इनका टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है एट 1 ईयर एट ए टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं मिनिमम 40, मैक्सिमम जो है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की 1/3, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है इसकी। एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो ऑफ द काउंसिल जो है फिक्स बाय पार्लियामेंट, एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो पार्लियामेंट फिक्स करते हैं, पार्लियामेंट फिक्स करते हैं, ये ध्यान रखना है। अब इसमें कैसे इलेक्शन होता है तो 1/3 जो है मेंबर जो है इलेक्ट होते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा और लोकल बॉडीज़ के द्वारा। 1/3 जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। 1/12 जो होते हैं वो ऐसे पर्सन जो ग्रेजुएट है 3 साल तक विद इन द स्टेट, जिन्हें ग्रेजुएशन हुए 3 साल हो चुके हैं। और 1/12 जो है वो टीचर जिनके पास 3 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जो 3 ईयर से ज़्यादा टीचर है, नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल।
ठीक है। और 1/6 जो है टोटल स्टैंड की 1/6 जो है वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। ये कंटिन्यूस चैम्बर है, ये डिसॉल्व नहीं होता है। और 1/3 मेंबर जो है रिटायर करते हैं एवरी 2 ईयर, जैसे राज्यसभा में होता था। अब हम बात करेंगे मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन कैसे, क्या क्वालिफिकेशन है। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिटीजन होना चाहिए। ओथ ऑफ फॉर्मेशन लेनी है। 25 ईयर लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में, और 30 ईयर के ज़्यादा, 30 ईयर मिनिमम होना चाहिए एज लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में। और पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है क्या है, पार्लियामेंट में भी कुछ प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए, कुछ क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस किए। तो इलेक्टेड होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली उसी कंसर्न स्टेट में। गवर्नर नॉमिनेशन मस्ट बी फॉर गवर्नर नॉमिनेशन मस्ट बी रेजिडेंट इन द कंसर्न स्टेट। कंटेस्ट करने के लिए सीट जो रिजर्व है SC ST के लिए, पर्सन जो है SC ST कम्युनिटी का होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर होल्ड करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड है, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट है, और वॉलंटरी एक्वायर करता है सिटीजनशिप फॉरेन कंट्री की। तो ये 4 हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो जैसे पार्लियामेंट में थी कि अगर वो कन्विक्शन हुआ है, सीरियस ऑफेंस में इंक्लूड है। फिर है डिफेक्शन के ग्राउंड 10 शेड्यूल में, अगर वो ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि डिस्क्वालीफाई होंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन और नॉट। प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, लोकसभा के केस में स्पीकर, राज्यसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में स्पीकर, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में चेयरमैन। याद रखना है कि चेयरमैन यहाँ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल पे होते हैं उसके मेंबर होते हैं, पर राज्यसभा के केस में हमने पढ़ा था कि जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। अब बात करें सीट वैकेंट कब होती है। डबल मेंबरशिप अगर मिल गई तो, अगर एक पर्सन जो है दोनों हाउस का मेंबर बन गया, या फिर अगर दोनों हाउस का मेंबर बन गया और फेल होता है वेकेट करने के लिए कोई एक सीट, तो डबल मेंबरशिप होती है। अगर तो दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन, पर्सन डिस्क्वालीफाई होता है। पहला सीट वेकेट कब होती है, तो पहला डबल मेंबरशिप मिल गई तो सीट वेकेट हो जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन से वेकेट होती है। तीसरा रेजिग्नेशन अगर हम देते हैं। चौथा एब्सेंस, एब्सेंट है अगर 60 दिन से ज़्यादा, 60 डेज से ज़्यादा एब्सेंट है। और अदर केस होता है अगर इलेक्शन डिक्लेयर किया गया नल एंड वॉइड, अगर उन्हें एक्सपेल कर दिया गया हाउस से, अगर इलेक्ट हो गए ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर की ऑफिस पे इलेक्ट हो गए, तो वो ऑफिस जो होती है मेंबर की वो वैकेंट हो जाती है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में मेंबर होते हैं, जो स्पीकर होते हैं उसके मेंबर होते हैं। जब तक असेंबली की लाइफ है तब तक वो प्रेसाइड करते हैं जनरली। और सीट वैकेट कब होती है, जब वो मेंबरशिप लूज़ करते हैं, असेंबली की मेंबरशिप लूज़ करते हैं, या फिर रिज़ाइन करते हैं राइटिंग में डिप्टी स्पीकर को, या फिर रिमूव कर दिए गए रिजोल्यूशन से। 14 डेज़ की एडवांस नोटिस जरूरी है इस केस में। डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो भी उसके मेंबर होते हैं, असेंबली के मेंबर होते हैं। उनका भी टेन्योर तब तक होता है जब तक असेंबली एग्जिस्ट कर रही है। वो लूज़ करते हैं अपनी मेंबरशिप, तो अपने आप वो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट की वैकेट हो जाएगी। वो रिज़ाइन कर सकते हैं राइटिंग में स्पीकर को, और रिजोल्यूशन मूव कर सकते हैं। मेंबर जो है रिजोल्यूशन मूव कर सकते हैं। 14 डेज़ की एडवांस नोटिस दी जाती है इन्हें, अगर रिमूवल मोशन इनके अगेंस्ट में मूव इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो। डिप्टी स्पीकर जो है परफॉर्म करते हैं स्पीकर की फंक्शन, अगर स्पीकर की पोस्ट जो है वैकेंट है या फिर एब्सेंट है स्पीकर। बोथ द केस डिप्टी स्पीकर जो है सब उसके पास पूरी पावर होती है जो स्पीकर के पास होती है। डिप्टी स्पीकर अगर एब्सेंट होते हैं तो असेंबली जो है प्रेसाइड की जाती है वन ऑफ द चेयरपर्सन फ्रॉम पैनल ऑफ चेयरपर्सन, जो नॉमिनेट किए गए स्पीकर के द्वारा फॉर्म मेंबर। चेयरपर्सन जो होते हैं वो प्रेसाइड करते हैं, उसके पास सेम पावर होती है एज ए स्पीकर। हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे तो इसमें भी चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है। चेयरमैन जो होता है इसके मेंबर होता है, ये वो भी मेंबर है काउंसिल का। ये रिज़ाइन कर सकते हैं राइटिंग में डिप्टी चेयरमैन को, ये रिमूव किए जा सकते हैं। रिजोल्यूशन रिमूवल का रहा जाए 14 डेज़ की एडवांस नोटिस जरूरी होती है, और सेम प्रोसीजर होता है डिप्टी चेयरमैन के लिए भी। पावर जो होती है चेयरमैन की सिमिलर होती है टू द स्पीकर, एक्सेप्ट इन द केस स्पीकर डिसाइड करते हैं कि मनी बिल जो है मनी बिल है कि नहीं है। डिप्टी चेयरमैन जो है परफॉर्म करते हैं ड्यूटी चेयरमैन की, अगर वो वैकेंट है, उनकी पोस्ट वैकेंट है या फिर एब्सेंट है। दोनों केस में डिप्टी चेयरमैन जो है उनके पास सभी पावर होती है जो चेयरमैन के पास है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है अगर एब्सेंट है तो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन जो है वो जो नॉमिनेट किए गए उसके मेंबर में से नॉमिनेट किए जाते हैं। वाइस चेयरपर्सन जो है वो प्रिसाइड करते हैं, तो उनके पास सेम पावर होती है जो चेयरमैन के पास है। उसके बाद बात करेंगे ड्यूरेशन की बात करेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन बात करेंगे 5 साल की होती है। गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं अर्लियर, ठीक है। टर्म जो होता है 5 ईयर जो होता है एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल के लिए टिल 6 मंथ आफ्टर द प्रोक्लेमेशन। अगर इमरजेंसी डिक्लेयर है, अगर वो डिसकंटिन्यू हो जाए तो 6 मंथ के अंदर अंदर 6 मंथ तक मैक्सिमम वो पीरियड जो है वो जो असेंबली का टेन्योर है वो एक्सटेंड हो सकता है 6 मंथ तक। उसका लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे तो ये डिसोल्यूशन नहीं होता इसका। 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं हर 2 साल में।
लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो परमानेंट बॉडी है राज्यसभा की जैसे। सेशन की बात करें तो यूनियन पार्लियामेंट की तरह इनका भी सेशन होता है। अब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो डिफरेंस क्या है विद रिगार्ड टू मनी बिल। तो पार्लियामेंट में मनी बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है। प्रेसिडेंट की असेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं पर रिटर्न नहीं कर सकते। मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, ना ही रिजेक्ट कर सकते, या तो असेंट दे सकते हैं या तो विदहोल्ड कर सकते हैं, पर रिटर्न नहीं कर सकते और रिजेक्ट नहीं कर सकते। स्टेट लेजिस्लेटिव केस में बात करेंगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव बेस पे मनी बिल पास होता है तो वो गवर्नर को रेफर होता है। गवर्नर असेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, रिटर्न नहीं कर सकते, पर रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। प्रेसिडेंट जो है वो भी रिटर्न नहीं कर सकते, पर विड्रॉल कर सकते हैं और गिव कर सकते हैं, असेंट दे सकते हैं। अगर वो मनी बिल तो प्रेसिडेंट भी विड्रॉल कर सकते हैं या तो असेंट दे सकते हैं। दूसरा, अदर बिल जो मनी बिल के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो ओनली पार्लियामेंट में होता है। ये स्टेट लेजिस्लेचर में आ नहीं सकता, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात ही नहीं करेंगे। ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल की बात करेंगे। तो ऑर्डिनरी बिल की बात करेंगे तो डेडलॉक होता है। तो जब सेकेंड हाउस जो फर्स्ट हाउस ने बिल पास किया उसको अगर सेकेंड हाउस एक्सेप्ट नहीं करता तो इसके बेस पे डेडलॉक होता है। तो डेडलॉक किस पे क्या होता है, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो तो रिजेक्ट कर सकते हैं या तो अगर डेडलॉक कब बनता है, डेडलॉक कब होता है, डेडलॉक तब होता है जब सेकेंड हाउस जो रिजेक्ट करता है या प्रपोज करता है अमेंडमेंट जो फर्स्ट हाउस जिससे एग्री नहीं करे, और अगर सेकेंड हाउस जो है 6 महीने तक कोई डिसीजन ना ले तो डेडलॉक होता है। डेडलॉक के केस में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है डेडलॉक के लिए जॉइंट सिटिंग होती है। जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग होती है। लोकसभा जो है ओवरराइड नहीं कर सकती राज्यसभा को। बिल पास करके सेकंड टाइम बिल पास करके लोकसभा जो है राज्यसभा को ओवरराइड नहीं कर सकती है, पर स्टेट लेजिस्लेटिव केस में ऐसा होता है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। मैकेनिज्म जो है जॉइंट सिटिंग का अवेलेबल है पार्लियामेंट के केस में अगर डेडलॉक होता है तो। यहाँ डेडलॉक डेडलॉक होता है पर जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, अगर बिल एक हाउस से पास हुआ तो दूसरा हाउस जो उसे रिजेक्ट कर सकता है, प्रपोज कर सकता है अमेंडमेंट, और या तो फिर बिल को विथहोल्ड कर सकता है 3 मंथ्स तक। यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर जो होती है रिलेटिवली लो होती है, कम होती है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, जॉइंट सिटिंग के प्रोविजन नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव केस में। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एक डायलेक्ट्री चैम्बर होती है। वो क्या कर सकती है, उनके पास पावर होती है कि किसी बिल को रिजेक्ट कर सकती है, अमेंडमेंट को प्रपोज कर सकती है, पर और बिल को 3 मंथ तक, पहले केस में 3 मंथ, फिर दोबारा अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया तो 1 मंथ मैक्सिमम, तो टोटल मैक्सिमम 4 मंथ तक जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बिल को होल्ड कर सकती है। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। माना जाएगा कि दोनों हाउस ने इसे पास कर दिया, पर सेम केस नहीं होता लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई बिल को पास किया और लेजिस्लेटिव असेंबली उसे विथहोल्ड करती है तो वो बिल सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर ज़्यादा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पावर कम है। यहाँ बात करेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो डिले कर सकती है बिल को मैक्सिमम 4 मंथ के लिए, 3 मंथ फर्स्ट स्टांस में और 1 मंथ सेकेंड टाइम में। अब हम बात करेंगे गवर्नर की वीटो पावर की। तो बिल पास होता है, बिल प्रेजेंट किया जाता है गवर्नर को। गवर्नर जो है कई सारे स्टेप ले सकते हैं। क्या होता है, एक तो एसेंट दे सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं एसेंट को। अगर मनी बिल है तो रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ही मे रिटर्न द बिल विद द मैसेज इन केस ऑफ द बिल अदर देन मनी बिल। अगर मनी बिल है तो रिटर्न नहीं कर सकते, अदर बिल है तो रिटर्न कर सकते हैं विद द मैसेज, और रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। और अगर दोबारा पास किया गया तो वो अब प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा, अब वो गवर्नर के पास वो बिल नहीं जाएगा। अब दोबारा वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट जो है उनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो बिल को असेंट दे ही दे। प्रेसिडेंट के पास इस केस में सस्पेंसिव वीटो नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो है। अब बात करेंगे इन द केस ऑफ स्टेट बिल रिसीव्ड फॉर, जो प्रेसिडेंट ने अगर रिसीव किया है कंसिडरेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट उसे असेंट दे सकते हैं और विथहोल्ड कर सकते हैं अगर वो मनी बिल है तो। अगर अदर बिल है, अदर मनी बिल है, मतलब कि ऑर्डिनरी बिल है या फाइनेंस बिल है, तो उसके केस में प्रेसिडेंट जो है असेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर को 6 मंथ के अंदर अंदर वापस उसे पास करना पड़ेगा। अगर पास करके विदाउट अमेंडमेंट प्रेसिडेंट को दिया गया तो प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड नहीं है कि अपनी असेंट दे। पार्लियामेंट के केस में वो प्रेसिडेंट जो है बाउंड थे, यहाँ प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। अगर एक बार प्रेसिडेंट ने बिल को रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर ने बिल को रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के लिए, तो सब्सिक्वेंट इनेक्टमेंट के बाद जो बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा, गवर्नमेंट का उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। प्रिविलेज की बात करेंगे तो 194 जो है वो आइडेंटिकल है आर्टिकल 105 से। जैसे यूनियन पार्लियामेंट के जो प्रिविलेज है वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर है उसके प्रिविलेज 194 में दिए हुए हैं।